ठीक भाई, तो कल तक हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, है ना, और उसका टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले रजिस्टिविटी को, ठीक है, रजिस्टिविटी पर इफेक्ट पढ़ेंगे। सेम डिट्टो वही कहानी है, बिल्कुल डिट्टो, जैसे रेजिस्टेंस की कहानी थी वैसे की वैसे इसकी कहानी है, बहुत सिंपल चीज़ है। मान ले कंडक्टर है, मानने में क्या जा रहा है, मान ले, ठीक भाई, और इस कंडक्टर की अगर मैं रजिस्टिविटी की बात करूं, मान लो कि T1 टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे इसकी रजिस्टिविटी थी, इनिशियल रजिस्टिविटी R नोड, ठीक। अब मैंने क्या किया, तो देखिए रजिस्टिविटी कितनी थी, R नोड थी, टेम्परेचर था T1, मान लो इसका टेम्परेचर मैंने T2 कर दिया। T2 कैसे किया, इसमें DT टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कितने को इंक्रीज किया, DT टेम्परेचर को। अब DT टेम्परेचर को इंक्रीज करके फोन कर लो आप एक बार, 11th वालों को कर लो। हाँ, तो DT टेम्परेचर जैसे मैंने इंक्रीज किया तो अब टेम्परेचर कितना होगा, T2। अब इसकी रजिस्टिविटी जो होगी ना, मान लो वो हो गई, मान लो क्या होगी, रो होगी, कितनी होगी, रो होगी, बोलो क्लियर है। और इंक्रीमेंट हो गया रजिस्टिविटी में डी रो, कितना हो गया, डी रो। तो सेम वही कहानी है, इंक्रीमेंट या चेंज इन रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल रजिस्टिविटी, इनिशियल रजिस्टिविटी। और उसके बाद अगला क्या था, चेंज इन रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। कल वाली कहानी तो है यार, सेम टू सेम। कल क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में क्या पढ़ा था कि डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, आर नोट इनिशियल रेजिस्टेंस, और उसके बाद डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना था, डी टी। बोल सेम ही तो कहानी है यार, आना बोल यार, ऐसा है कि नहीं है यार, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं, देन क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा डी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो नोट डी टी। बोलो क्लियर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया, क्या है, अल्फा। क्या होगा बोलो, आर नोट डी टी, आर नोट डी टी। बोलो क्लियर है। सेम वही कहानी, सोच के देख, मान लो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है आर नोड से आर तक, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया T1 से T2 तक, तो क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो कर दो इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करूँगा तो इधर कितना आएगा बोल, ये कितना आएगा, डी रो, कहाँ से कहाँ तक हुआ है, आर नोड से रो नोड से, किससे, रो नोड से, और कहाँ तक हुआ है, रो तक। इधर बोल ये कितना होगा, बाहर किसको ले लेंगे, अल्फा कांस्टेंट है, रो नोड कांस्टेंट है, और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, T1 से T2 तक, किसको भैया, D2। बोल क्या आएगा, रो माइनस रो, इंटीग्रेशन आता है ना मनु, आता है कि नहीं आता है, इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है, अरे भाई इंटीग्रेशन, चल इधर देख, अल्फा रो नोड और कितना हो जाएगा रे, T2 माइनस T1। बोलो क्लियर है। तो क्या लिखा जाएगा बोल, रो बराबर रो नोड इधर आ जाएगा प्लस अल्फा रो नोड कितना, डेल्टा टी, क्या कॉमन आएगा बोल, तो रो नोड, तो रो नोड ले लिया कॉमन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलो क्लियर है। सेम डिट्टो एक्सप्रेशन है कि नहीं यार, रेजिस्टेंस का इसका सेम एक्सप्रेशन है कि नहीं है, बोलो क्लियर है। जब रेजिस्टेंस का पूछे, रेजिस्टेंस का रजिस्टिविटी का पूछे, तो यहाँ तक कोई परेशानी, पक्की बात है ना। चल ध्यान सुन, अब कुछ और बातें पढ़ते इसमें। चलो देखे इधर आगे देख। अब मैंने तुमसे कल एक बात कही थी कि यहाँ पे एक ग्राफ जैसी चीज आती है ना, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब मैं आपको स्पेशली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुन ले अच्छे से, कहानी को पूरी तरह से सुन ले, बहुत एग्जाम में आता है। अगर मैं तुझसे कहूँ कि भाई किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बना, क्या बना, ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा, तुझे पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी।
होगा कंडक्टर के लिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है, पक्की बात है ना। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बहुत बढ़िया ग्राफ है, ध्यान से सुनना अच्छे से। ये ग्राफ क्या आना चाहिए, इधर लेता हूँ मैं टेम्परेचर, ठीक, इधर लेता हूँ मैं रेजिस्टेंस, क्या लेता हूँ, रेजिस्टेंस। ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए ना, पक्की बात है, क्या ऐसा ही होना चाहिए ग्राफ, सोचो सोचो, क्या ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना, गलत, नंबर नहीं मिलेगा एक भी। क्यों नहीं मिलेगा, मैथ से बायो से हो। मुझे एक बात बता, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने होंगे, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी जीरो और रेजिस्टेंस भी जीरो। सोच मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर जीरो कर दूँ, क्या उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस जीरो, उसमें क्या होगी, रजिस्टिविटी, बोलो होगी कि नहीं होगी, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उसके पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा यार, आना बोल यार, बोलो ऐसा है कि नहीं है ना। तो मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्या ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्या टेम्परेचर जीरो होने पर रेजिस्टेंस जीरो है क्या, ऐसा नहीं है, बोलो क्लियर। अगर ऐसा नहीं है तो ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, तो ग्राफ ये आएगा, और ये क्या है, रो नोड, क्या है, मतलब इनिशियल रजिस्टिविटी, इनिशियल रजिस्टिविटी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, नहीं आया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मटेरियल का कुछ तो रेजिस्टेंस था कि नहीं था, वो रेजिस्टेंस रियलिटी में किसकी वजह से था, मटेरियल की वजह से, उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी। क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है कि नहीं होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ तो रजिस्टिविटी होगी कि नहीं होगी, उस रजिस्टिविटी को मैं इनिशियल रजिस्टिविटी कह दूं कि नहीं कह दूं, क्या वो इनिशियल रजिस्टिविटी ही उसका इनिशियल रेजिस्टेंस होगा मटेरियल का, होगा कि नहीं होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। तो उस सिचुएशन में ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 0 से स्टार्ट, जब टेम्परेचर 0 था उस टाइम इनिशियल रेजिस्टेंस काम कर रहा था, आर नोड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और ये आर नोड किसके बराबर था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रजिस्टिविटी के बराबर। इसलिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इधर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उस टाइम पे रेजिस्टेंस कुछ तो था कि नहीं था, 0 तो नहीं था ना, तो वो जहाँ तक था उसको हमने क्या नाम दिया, इनिशियल रजिस्टिविटी। बोलो क्लियर है, तो ग्राफ ऐसा आया, अब भी नहीं आया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया यार, पक्की बात है ना। ग्राफ ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस में पूछा जा चुका है, एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान में रखने की चीज़ है, बहुत ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे एक चीज़ आती है, सोच अगर किसी कंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा आ जाए तो कैसा पॉसिबल है कुछ स्पेशल मटेरियल वाले कंडक्टर्स के लिए ऐसा पॉसिबल, जिनका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस कितना है, 0, ठीक है, कुछ का 0 पे नहीं होता, कुछ अलग टेम्परेचर होता है उस पर होता है, ठीक है ना। ऐसे मटेरियल कहते हैं सुपर कंडक्टर, क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, ठीक है, और उनके इस नेचर को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। समझ में आ गया, सुपर कंडक्टर क्या है, जिसका रेजिस्टेंस 0 पॉसिबल है, एक फिक्स टेम्परेचर पे जिसका रेजिस्टेंस कितना पॉसिबल है, 0 पॉसिबल, जिसकी रेजिस्टिविटी 0 पॉसिबल है, बोलो क्लियर है। ए मटेरियल दैट हैव द 0 रेजिस्टिविटी एट ए स्पेशल टेम्परेचर, एट ए स्पेशल टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, बोलो क्लियर है, क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड द कंडक्टर इज नोन एज सुपर कंडक्टर, एंड दिस नेचर इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। ये यूज कहाँ होते हैं सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। हमको सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए होता है, सबसे कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, हम क्या चाहते हैं, फास्ट काम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को फ्लो कम करता है। तो कहाँ यूज होगा इसका, सबसे पहले इसका यूज होगा, हम चाहते हैं, आपने क्रेन सुनी, क्रेन, मैग्नेटिक क्रेन सुनी, मैग्नेटिक क्रेन देखी भी है, नहीं देखी, कितने लोग ट्रेन से रेवाड़ी गए हैं, रेवाड़ी ट्रेन से जयपुर गए, वहाँ पे देखा होगा कि एक क्रेन होती है जो डब्बों को उठाती है ऐसे लोग करके, और ऐसे वो मैग्नेटिक क्रेन होती है, क्या होती है, मैग्नेटिक क्रेन। अब सोच के देखो,
हीट बढ़ाने पर क्या मैग्नेट खराब होती है? हीट बढ़ाने पर मैग्नेट खराब नहीं होती। हीट बढ़ाते हैं, हीट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेट अपना मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी रिड्यूस कर देती है, नहीं कर देती? कर देती है। तो मैं क्या चाहूँगा, मेरी क्रेन में हीट जनरेट होगी नहीं हो? मैग्नेटिक क्रेन में हम चाहेंगे क्या, कम से कम हो। अब सोच के देख, वो मैग्नेटिक क्रेन काम कैसे करती है, उसमें करंट देते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, करंट देते हैं तो क्या देता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। अब सोच, दो कंडक्टर है मेरे पास, एक कंडक्टर जो सुपर कंडक्टर है, एक नॉर्मल कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर के अंदर करंट दिया, रेजिस्टेंस था नहीं, करंट सीधा सीधा पास कर गया, बोलो क्लियर है? तो करंट हीट रेजिस्टेंस नहीं है तो जूल के लॉ के अकॉर्डिंग कोई हीट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि जूल का लॉ क्या था, पढ़ा था, I²RT। अब सोच R0 है तो कोई हीट नहीं, कोई हीट नहीं तो कोई मैग्नेट में इफेक्ट नहीं आया, बोलो क्लियर है? लेकिन नॉर्मल कंडक्टर यूज लिया, करंट दिया, हीट आई, क्या आई? हीट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी, तो उतनी स्ट्रेंथ रह पाएगी कि उस क्रेन की? नहीं। तो मुझे बता, सुपर कंडक्टर का पहला यूज कहाँ होगा? मैग्नेटिक क्रेन में, मैग्नेटिक क्रेन में। अच्छा दूसरा सोच, अपने घरों में कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर। अब सोच के कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज को होल्ड करना, चार्ज को होल्ड करना। अगर इसके पास रेजिस्टेंस होगा तो ये चार्ज को फ्लो ही नहीं करने देगा, चार्ज को फ्लो। याद है मैंने कैपेसिटर की क्या डेफिनेशन पढ़ाई थी कि बस चार्ज को इकट्ठा कर लिया भाई साहब, एनर्जी का टैंकर इकट्ठा कर लिया, जब जरूरत पड़ी तो फटाक से दे दिया, बोलो क्लियर है? लेकिन अगर इसके पास रेजिस्टेंस हुआ तो चार्ज को देगा क्या? कुछ तो खा जाएगा, कुछ तो खा जाएगा, नहीं खा जाएगा? हीट लॉस होगा कि नहीं होगा? अरे हीट लॉस होगा कि नहीं होगा? हम कर रहे हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, हम वैसे लॉस कर रहे हैं फालतू में, बोलो क्लियर है? तो कोई काम की चीज़ है क्या? नहीं। तो दूसरा यूज कहाँ होगा? तीसरा, किस लैब में बैठे हो? सबसे ज़्यादा यूज आजकल क्या हो रहा है? कंप्यूटर। इसकी प्रोसेसिंग क्या होती जा रही है? धीरे धीरे फास्ट। फास्ट कब होगी? जब इसमें करंट अच्छे से दौड़े, इसमें करंट अच्छे से दौड़े तो इसमें कंप्यूटर के अंदर, क्लियर है? याद रह जाएगा, एग्जाम में पूछा गया यूज ऑफ सुपर कंडक्टर। तो कितने यूज हैं? 3 मेन है, बता दो कौन कौन सा? मैग्नेटिक क्रेन्स में या मैग्नेट बनाने में, और दूसरा कैपेसिटर बनाने में, और दूसरा कंप्यूटर्स के अंदर, सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर बनाने के लिए, ठीक है? क्लियर है? तो ये हमारा सिंपल सा बात था। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, याद रह जाएगा। ये ग्राफ कब किसके लिए आएगा? सुपर कंडक्टर्स के लिए, और नॉर्मल के लिए, ठीक है? चल आगे देखो, अगला देखो भाई, आगे की बात करते हैं। अब कुछ कंडक्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स, यानी कि टाइप ऑफ कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ कंडक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ ओम्स लॉ, ऑन बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। अब दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, एक होता है ओमिक और एक होता है नॉन ओमिक। एक तो क्या होता है? और दूसरा नॉन ओमिक। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ये ओमिक कंडक्टर क्या होता है? ओमिक। और दूसरा नॉन ओमिक। अब समझना ओमिक और नॉन ओमिक का चक्कर क्या है। यार ओमिक से पता चल रहा है जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओम्स लॉ क्या कहता था? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रे? आई के। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आई के। प्रोपोर्शनलिटी हटाई, वी बराबर कितना रे? आई आर। अच्छा इसका मतलब क्या होता था? क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था? हाँ ना, तो बोलो यार। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें कोई कष्ट वाली बात है ना? ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है? तो मतलब जिनके लिए अगर मैं वी और आई, देखो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना? तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, यानी कि वी और आई का जो ग्राफ है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है, कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? और जो स्ट्रेट लाइन नहीं आए, जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है? खत्म, इतनी सी बात है, याद रह जाएगा। ओमिक कंडक्टर किसको कहेंगे? बोल भाई। हाँ, जिसका वी और आई का ग्राफ क्या हो? स्ट्रेट लाइन, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, जो ओम्स लॉ को, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आए, वो क्या है? नॉन ओमिक। अच्छा भाई, ओमिक के तो तुम सारे एग्जांपल दे दोगे, नॉन ओमिक के एग्जांपल? सुपर कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन नहीं आई थी, हैं?
कहीं से हो स्ट्रेट, अरे यार तुमने, अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये चलता है क्या कि स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है यहाँ से करो? अबे स्ट्रेट लाइन देख तू, कहीं से हो, यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, लाइन क्या होनी चाहिए? ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये ले भैया, ठीक। बिल्कुल सेमीकंडक्टर्स, क्या है? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर यानी कि डायोड और ट्रांजिस्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर। डायोड का ग्राफ ऐसा होता है, तो 5 ऐसे ऐसे, ठीक। पहला डायोड और ट्रांजिस्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तीसरा टॉर्च टिप। टॉर्च टिप जानते हो? हाँ बिल्कुल, नहीं गिराते हो टॉर्च भयंकर तरीके से जलती है, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है ना, चाहे कितना चार्ज कर लो। टॉर्च टिप बाद में धीरे धीरे पोटेंशियल और उसके बीच में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हैं। नॉन ओमिक में क्या क्या है? मेन याद रखो, डायोड, आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, ठीक है ना। डायोड, उसके बाद क्या है? ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और टॉर्च टिप। और क्या है? टॉर्च टिप। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। बुक लाए हो? न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो या फिर मैं तो अभी ये पढ़ा दूंगा कलर कोडिंग, वैसे है तो नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, कि कभी काम आ जाएगी। फिर एक साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है भाई। ये हटा दिया वैसे कलर कोडिंग इस बार सिलेबस से, है ना, लेकिन कभी आगे तो काम आ ही जाए। तो छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल पढ़ा देता हूँ छोटा सा। देख क्या होता है, कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है बहुत, बिल्कुल। अगर होता तो, अगर क्वेश्चन आ भी जाता ना तो तुम वैसे ही कर देते इसको। बिल्कुल सबसे सिंपल चीज़ हटाई इस चैप्टर की, ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज़ है, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, देख सुनना। एक्चुअल में क्या होता है, सोच के देखो तुम, कहानी को थोड़ा समझो, कहानी समझ में आ जाएगी तुम्हें। शुरुआत में कंप्यूटर बने थे, स्टार्टिंग में कितने बड़े बने थे? पता कितने बड़े बने थे? पूरा कमरे के बराबर थे, उसके अंदर जाके आदमी काम करता था, है ना। ऐसे होता था ना, जब कैलकुलेटर मान लो उसमें ऑन करना होता था, यहाँ से करंट निकालते थे, कैलकुलेटर के प्लग में लगाते थे, फिर कैलकुलेटर काम करता था, ऐसा होता था। धीरे धीरे कंप्यूटर का साइज़ क्या होने लगा? घटना होना, कम होने लगा। आज कंप्यूटर कितना हो गया? फार्म कंप्यूटर भी आता है ना, बिल्कुल। तो धीरे धीरे सब कुछ घटने लगा। शुरुआत में फ़ोन आए थे भाई, जब देखे हो तुमने, तुम्हारे पापा के पास शुरुआत में फ़ोन लाए हो, तो इतने बड़े बड़े फ़ोन हुआ करते थे, इतने मतलब इतने मोटे मोटे फ़ोन, वजन भी काफ़ी अच्छा होता था, सिर में मारा, मतलब भाई जब लड़ने के काम आ जाए खूब आराम से। आजकल कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल स्लिम, मतलब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखिए एक बात समझो, उसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। किसी को कम करंट चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा करंट चाहिए होता है। वैसे कंट्रोल कौन करता है? रेजिस्टेंस। कौन कंट्रोल करता है? रेजिस्टेंस। अब सोच के देख, अगर सुनना, अगर वही रेजिस्टेंस चलता रहता तो फ़ोन का साइज़ घट जाता क्या? नहीं। कंप्यूटर आज भी उतने बड़े रहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हम पहले किसको जानते थे? हम तो कंडक्टर को ही रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में यूज लेते थे। और मान लो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता था, तो हम क्या करते थे? हमें पता होता था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, तो हम लंबे लंबे तार लेते थे। क्या लेते थे? लंबे लंबे तार लेते थे और उनको यूज करते थे रेजिस्टेंस की फॉर्मेट में। करते थे कि नहीं करते थे? आज भी तुम्हारे घर में फ्यूज वगैरह होता है, वहाँ पे उसी तरह के वायर यूज लिए जाते हैं, ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं? तो एक्चुअल में यही मेथड था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का, कि भाई लंबे तार ले लो, उसको गोल कर लो, ठीक है भाई, वही रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा कंडक्टर वायर, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, ऐसे ही होता था। अब लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे साइज कॉम्पैक्ट करना था, तो इतने बड़े बड़े वायर थोड़ी नहीं लेने होते थे। सोचो तुम्हारे घर में करंट कितना आता है? 220 वोल्ट, 220 से 240 के बीच में आता है कि नहीं आता है? तुम्हारा फ़ोन कितने पे चार्ज होता है? 9.5। अरे कहाँ 9.5, बहुत बड़ा बोल गया तू 9.5। अभी 4 वोल्ट पे चार्ज होता है, 4 वोल्ट 2 वोल्ट, हाँ
4 वोल्ट 2 वोल्ट इतने का, है ना, इतने का ही होता है। अब सोच कि 220 आ रहा है, तूने 4 वोल्ट लिया है, मतलब तूने कितना खा गया, तू 216 खा गया। 216 वोल्ट ऐसे खाया जाएगा? बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वायर चाहिए कि नहीं चाहिए? सोच के देख, अगर ये साइज हम कॉम्पैक्ट नहीं करते तो फिर हमारा चार्जर कितना बड़ा होता। 216 वोल्ट को कम करने के लिए इतना नहीं भाई, इतना ही समझ ले तू। तो सोच चार्जर इतना बड़ा तो फ़ोन कितना बड़ा, क्योंकि फ़ोन में तो और भी कम चाहिए होता है। फिर तो सोच फ़ोन इस कमरे के बराबर होता है और तुम नंबर पे कूदते, ये 9 ये 7, और फिर कॉल करते, फिर एक बार वहाँ से सुन के आते स्पीकर में, फिर भाग के आके यहाँ बोलते। ऐसा होता कि नहीं होता? लेकिन साइज़ को कॉम्पैक्ट करना शुरू किया। तो क्या सोचा गया? सोचा गया कि यार कार्बन में भी टेट्रा बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है? तो क्या इसको रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में यूज लिया जा सकता है? इसमें करंट फ्लो करा करके इसको रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में यूज लिया जा सकता है। बिल्कुल, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, बिल्कुल रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव हो गया, साइज भी छोटा सा हो गया, और जितना बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए उतना बड़ा रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। लाखों ओम, किलो ओम का भी मिल जाएगा, बहुत बड़ा ओम, लेकिन इतना सा, कितना सा, इतना सा। तो कार्बन रेजिस्टेंस बनाया गया। अब ये कार्बन रेजिस्टेंस होता क्या है? ये सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। कुछ बातें ध्यान से सुन लो, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है? सिलेंड्रिकल। इसमें बने रहते हैं कलर बैंड, इसके मेजरमेंट के लिए, इसके मेजरमेंट के लिए। पहले पढ़ा है क्या कहीं? हैं? देखा हुआ है। इस पे कलर बैंड बने होते हैं इससे 4। कितने होते हैं? 4। अब क्या क्या बताते हैं? शुरुआत के दो हैं, ये नंबर्स को बताते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स को बताते हैं, इसके प्रायोरिटी नंबर को बताते हैं। ठीक है भाई, शुरुआत के 2 बैंड, बोलो क्लियर है? थर्ड वाला जो होता है ना, थर्ड वाला जो, ये 10 के मल्टीपल को बताता है। किसको बताता है? 10 के मल्टीपल पावर को, बोलो क्लियर है? और जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला लास्ट वाला, ये बताता है टॉलरेंस को। क्या बताता है? टॉलरेंस को। इसकी टॉलरेंस होती है, इस टॉलरेंस को बताता है प्लस माइनस परसेंटेज में, कि इतना परसेंट, इतना कम भी हो सकता है और इतना। टॉलरेंस का मतलब समझते हो ना? हाँ भाई, थोड़ा बहुत इसमें जो एरर है वो इतना परसेंट है भाई, इतने से इतने तक हो सकता है, बोलो क्लियर है? तो ये टॉलरेंस को बताता है। 4 बैंड। और इनको निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए एक सीरीज बनाएगी, एक टेबल बनाएगी। अगर वो आपको टेबल याद है तो आप किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को तुरंत निकाल दोगे। क्लियर है? क्या है बातें? कितने बैंड है? 4। कितने हैं? 4। बोलो क्लियर है? 4 बैंड होते हैं, और 4 बैंड की वैल्यू होती है। शुरुआत के 2 क्या बताते हैं? नंबर्स को। तीसरा वाला किसको बताता है? 10 के मल्टीपल पावर को। और चौथा वाला क्या बताता है? टॉलरेंस को। याद रह जाएगा? पक्की बात है। अब इसकी कलर कोडिंग क्या है, याद रखो, सुन लो अच्छे से, देखो, याद रखना। जो कैपिटल लेटर में लिखूंगा ना, जो कैपिटल लेटर में लिखूंगा वो कलर है। ठीक है? क्या है? पढ़ो। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। इसको रॉय पढ़ लो। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। और तुम्हारी क्लास में है किसी का नाम जी से? गौरव। तो गौरव सिड़गो नाली में, सिड़गो नाली में। ठीक है भाई? तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, में मजाक कर रहा हूँ, कहीं सीरियस हो जाए, ठीक है ना? तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और जीएसएन। अब जीएसएन से तुम कुछ भी जोड़ दो। ठीक है भाई? मैं तो एक पहले पिछले साल एक स्टूडेंट था कोचिंग पे, उसका नाम गोलू था, तो उसको हमने भाई गुल्लू बोल दिया, हमने बोल दिया बोल गुल्लू छिड़को नाली में। ठीक है? याद रह जाएगा। अब बी से क्या बना? ब्लैक। क्या बना? ब्लैक। याद रह जाएगा भाई? कलर याद रखना। क्या बना? दूसरे बी से ब्राउन, काला भूरा तो एक साथ ही रहते हैं, तो ब्राउन। उसके बाद आर से क्या बना? ओ से क्या बना? वाई से क्या बना? जी से क्या बना? बी से क्या बना? ब्लू। उसके बाद बी से क्या बना? और फिर जी से क्या बना? ग्रे। ग्रे।
उसके बाद डब्ल्यू से क्या बना, वाइट, जी से क्या बना, गोल्डन, एस से क्या बना, सिल्वर, अरे क्या, और एन से क्या बना, कोई कलर ना हो, नो बैंड। बोलो क्लियर है, याद रह जाएगा, ट्रिक याद रह जाएगी, अरे रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या है बोल, GSN, बी से फिर गड़बड़ मत करना, यही गड़बड़ होती है सबसे पहले, कई बार ब्राउन पहले बोलते थे ब्लैक बाद में, इसलिए ध्यान रखना, पहले कौन, पहले, उससे अलावा पहले काला फिर भूरा, ब्लैक एंड ब्राउन, उसके बाद रेड, फिर ऑरेंज, बीबी रॉय, ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर ग्रे, फिर वाइट, फिर गोल्डन, फिर नो। बोलो क्लियर है। अब ये तो मैंने आपको कलर बताए हैं किस सीरीज में होते हैं, कलर की वैल्यू क्या होती है, कलर की वैल्यू क्या होती है वो देखो, चौक देना यार। तो भाई एक टेबल बनती है सिंपल सी, ये मेरा कलर आ जाएगा यहाँ पे, ये मेरा क्या आएगा, कलर, या सीरियल नंबर डाल लो यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, कलर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी उसके नंबर, और यहाँ पे आ जाएगी उसकी 10 की पावर, और यहाँ पे आ जाएगी टॉलरेंस, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, कलर, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर, यहाँ 10 की पावर, और यहाँ टॉलरेंस, ठीक है भाई, क्लियर है। अब जरा देखो, सबसे पहले कौन आया था, ब्लैक, यही आया था, ठीक है भाई, ब्लैक यही आया था सबसे पहले। तो भैया जितने सीरियल नंबर पे आ रहा है ना, उसमें से एक कम कर दो, 0, पहले पे आ रहा था कितना, 0, कितना, और 10 की पावर कितनी, कोई टॉलरेंस नहीं, कोई टॉलरेंस नहीं। दूसरे नंबर पे कौन आया था, ब्राउन, बोलो भाई, 1, 10 की पावर 1, अगला बोलो, नहीं है टॉलरेंस, सिर्फ लास्ट की GSN, जो नाली में चढ़ रहा है उसी की टॉलरेंस होती है उसी से दूर भगते हैं लोग बाग। हाँ भाई, रेड, बोलो भाई, 2, उसके बाद ऑरेंज, कितना, 3, 10 की पावर 3, उसके बाद येलो, बोल कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, येलो, और यहाँ कितना आएगा, 4, और 10 की पावर 4। इस तरह से लास्ट तक चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे, लास्ट में जाके आएगा हमारे पास क्या, GSN, जरा इधर देख लो, GSN। हाँ भाई, सबसे पहले गोल्ड, अरे इधर गोल्ड, सिल्वर और नो बैंड। हाँ भाई, इसकी नंबर कितनी होती हैं, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, बोलो क्लियर, सिग्निफिकेंट, सिर्फ 10 की पावर होती है, मल्टीपल होती है, ठीक है ना। टॉलरेंस होती है 5% प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद -2 और कितना, +-10%, कितना परसेंट, 10%, और नो बैंड 10 की पावर -3, और कितना, +-20%, +-20%, इतना सा, क्लियर। क्या हुआ, बिल्कुल, ये याद करने में क्या दिक्कत आ रही है, हाँ ये 3 है ना, ये 3 है, इसमें 10 की पावर उल्टी करनी शुरू कर दे, 1 2 3, बस माइनस में आ जाएगी, इतना ही फर्क है। 0.1, 0.01 और 0.001, हो गया खत्म, वही तो है। 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, कुछ भी नहीं है, सिंपल। टॉलरेंस याद रह जाएगी 5, 10 और 20, इतना सा है सारी कहानी। अब कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ तेरे को, देख एक क्वेश्चन कराता हूँ, वैसे 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल से वैसे ही कर देगा तू बिल्कुल ही। देख पहला क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने तेरे को दे दिया, मैंने कहा ये रेड है, ये येलो है, ये ऑरेंज है और ये सिल्वर है, ठीक है भाई।
मैंने तुझसे पूछा बता भाई इसका रेजिस्टेंस कितना है बोल। रेड याद कर, बीबी रोय कितने नंबर पे आ रहा है? 3 पे। तो ये घटा दे कितना आएगा? 2। येलो कितने पे आ रहा है? 5 पे। एक कम कर कितना? 4। बोल क्लियर है? इनटू बोल भाई ऑरेंज कितने पे आता था? 4 पे आता था। एक कम हो जाएगा 10 की पावर कितना? 3 प्लस माइनस सिल्वर है 10%। हो गया खत्म। खत्म नहीं आया? खत्म, इतना सा है। मैं तुझे कह दूं, ऐसा भी कह दूं, मैं कहता हूँ कि ले भाई 36 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5%। बता भाई कलर बता। 3 पे कौन आ रहा है? पहले याद कर, 4 निकाल, जहाँ 3 दिख रहा है क्या कर? 4 गिन भाई। 4 नंबर पे कौन आया? सब में एक ऐड कर दे, +1 कर देगा। तो बोल भाई 4 नंबर पे कौन आता है? ऑरेंज। तो पहला बैंड किसका है? ऑरेंज का। उसके बाद 7 नंबर पे कौन आता है? 7 पे निकाल ले यार। बढ़ेगा यार। हाँ कौन आया? ब्रिटेन मतलब ब्लू। क्या? ब्लू। उसके बाद 10 की पावर 7 10 की पावर 6 आ रही है, मतलब 7वें नंबर पे जो आ रहा है। कौन आ रहा है 7वें नंबर पे? वही आ रहा है, ब्लू ही आ रहा है। अरे ब्लू ही आ रहा है। उसके बाद 5% कौन है? गोल्ड। हो गया ऑरेंज ब्लू गोल्ड, खत्म। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। लिखते थे, पूरा लिखते थे। ये तो मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, पूरा लिखते थे कि ऑरेंज ब्लू ऐसे बनाते थे, अच्छे डायग्राम फिर ऐसे लिखते थे, ऑरेंज फिर ब्लू फिर ये। ठीक, तो अगर अब तो ख़त्म ही हो गया सिलेबस से। सिंपल टॉपिक था ना, है ना? बाकी टफ है क्या? कल पढ़ा आज पढ़ा, कल पढ़ा वो टफ था? नहीं। क्या दिक्कत थी बताओ उसमें? बताओ कौन से टॉपिक में समस्या थी? तुमने किया घर जाके? तो गलत बात है। डेरिवेशन रोज करनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी 11th क्लास में सर ने केमिस्ट्री कॉपी लगवाई थी क्या? विनोद सर ने पर डे के काम करने की लगवाई थी ना? हाँ बेटा, फिजिक्स में भी लगने वाली है। कर रहे हैं सर नहीं, प्रैक्टिस वाली। बिल्कुल। मैंने यार बोल भी दिया था, शायद पहले भी बोल दिया था मैंने, मुझे ध्यान है यार, मैंने बोला था। तुम्हारे स्कूल में नहीं बोला यार ऐसे? ऐसा तो नहीं विनोद सर को। चलो तो अब वो रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल करते हैं ना, जो थर्मल वाले पढ़े थे, उसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आ जाता है एक दो बार। तो सुनना, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल टोस्टर है ना? सुनना अच्छे से भाई, एग्जाम्पल नंबर 3.3 है। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 3.3। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3.3 सभी को करना है, सुनना अच्छे से। एन इलेक्ट्रिकल टोस्टर यूज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग elements when the negligibility of small current phase through its the resistance of room temperature at 27 degrees centigrade found 75.3 ohm. When the toaster connected with 230 volt supply, the circuits settle. The current settles after a few seconds to steady value 2.68 ampere. ठीक है, what is the steady temperature of the nichrome element? अच्छा भाई, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस नाइक्रोम एवरेज। अच्छा भाई 1. हाँ भाई समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ा ही नहीं तुमने? सुनना अच्छे सुन लो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुन। ये कह रहा है कि भाई एक टोस्टर है, उसमें हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम वायर को या नाइक्रोम को यूज कर रहे हैं। अच्छा भाई, जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर था, हमने टोस्टर को स्टार्ट नहीं किया, उस सिचुएशन में
उसका रजिस्टेंस, मतलब भैया जब टेम्परेचर कितना था T1 कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उस सिचुएशन में R1 जो था ना R1 R0 R1 एक ही बात है, वो कितना था भाई, वो था 75.3। बहुत बढ़िया भाई, ये था, बोलो क्लियर। उसके बाद इस भाई साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमने 230 वोल्ट दिया और थोड़ी देर में करंट होगा 2.68 एम्पियर, 2.68, यानी सीधी सी बात है, जैसे करंट दिया होगा क्या रेजिस्टेंस वायर गर्म हुआ होगा, हाँ ना बोलिए, और गर्म हुआ होगा तो क्या रेजिस्टेंस वेरी करा होगा, रेजिस्टेंस ने वेरी किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बोला R2 क्या होगा, ओहो हो R2 बराबर V/I, V/, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो कितना रेट 230 दिया था, कितना 2.68, बोलो क्लियर, पक्की बात है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, कितना आंसर आएगा बोल, काट के बता, 2 से काट ले, 1 और कितना 15, अरे 15, 1 कितना 3 4, ठीक है, कितना आएगा बोल, सोल्व कर ले, कोई बात नहीं, 85.5 ओम, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तुम कर लेना, 85.5 ओम। अब क्या कह रहा है, इसने पूछा है क्या पूछा है, तो देख लो यार, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, यानी कि इसने पूछा कि अब टेम्परेचर क्या हो गया, हाँ भाई, अरे देख, अब इसने पूछा कि जब इतना रेजिस्टेंस हो गया तो टेम्परेचर क्या था, मतलब क्या पूछ लिया, T2 पूछ लिया, क्या पूछ लिया, अल्फा दिया है, कितना दिया है, बोलो क्लियर, पर डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये दिया ना पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, सिंपल भाई। T2 पूछा है, क्या निकाल देगा, क्या मुझे बता, निकाल देगा, क्या था, पता ही नहीं इसको तो, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 डेल्टा T, यही तो होता था, अरे यही तो होता था, यही होता था, नहीं होता था, फॉर्मूला याद रखो, R2 रख 85.5 माइनस 75.3 इजकल टू अल्फा की वैल्यू 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू R1 की वैल्यू कितना 75.3, और यहाँ पे T2 माइनस T1, तो T2 माइनस कितना T1 कितना है रे 27, कितना है 27, सोल्व कर, कुछ नहीं करा, बता 85 पॉइंट उसमें से इतना क्या, इतना कितना बचा, बोल कितना बचा, 10.2, ठीक भाई 10.2, इधर बोल कितना है रे 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर कितना माइनस का 4 इंटू कितना 75.3, T2 माइनस कितना रे 27। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, अब मेरी बात सुन, अगर इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊँ 10 की पावर माइनस 4 को, तो प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना लिख दूंगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, 1 2 3 0 लगा दूँ, यही तो होगा, अरे यही तो होगा, नहीं आएगा, इधर आया मल्टीप्लाई हुआ, पॉइंट खत्म, 3 0 की 3 0 लगा दी, इधर कितना होगा बोल 170 इंटू कितना 75.3, T2 माइनस कितना है 27, बोल कितना आ रहा है फटाफट बोल, इसका 1280 पॉइंट पक्का, मुझे लगा नहीं तो गलत किया है, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, देख कैलकुलेशन अगर तुझे टफ लग रही है ना, मैं तुझे तरीका बताता हूँ, सुन ले, अरे इधर देख, कैलकुलेशन अगर तुझे टफ लग रही है ना, तुझे लगा कि बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी सर हमसे नहीं होगी, मत लगा ये वाला फॉर्मूला, वो वाला लगा ले जो पहले वाला था, क्या था R2 इक्वल टू कितना R1 इंटू कितना 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये होता था ना, वो लगा ले, R2 की वैल्यू कितनी रही 85.5
और इधर कितना था रे 73 सॉरी 75 ठीक है ना। हाँ अब देख 75.3 और 1 प्लस कितना रे अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू कितना था डेल्टा टी रख लेते हैं लास्ट में सोल्व कर लेंगे ठीक है ना। अच्छा इधर देख अरे यार अरे भाई साहब हेलो 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 इधर देख मेरी बात सुन पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा कोई समस्या नहीं है पॉइंट से पॉइंट काट दें 85 और नीचे कितना आ जाएगा इक्वल टू कितना 10 की पावर माइनस का 4 है ठीक है क्लियर है। एक काम करता हूँ इस 1 को भी इधर ले आता हूँ माइनस में हो जाएगा बोल कितना आ रहा है 1.70 10 की पावर माइनस 4 इंटू डेल्टा टी सुन ला बोल 855 में से 753 गए तो कितने बचे हाँ कितना बचा यहाँ बचेगा नहीं बचेगा 102 अपूर्ण कितना 753 बोलो क्लियर है लेके ही तो किया ये सब कुछ पागल है क्या बिल्कुल ही नींदों में हो रहे क्या अरे इसको मैंने एलसीएम ले लिया हाँ ठीक इधर कितना है 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू कितना T2 माइनस 27 ठीक इसको इधर ले आ नीचे 10 की पावर 4 ऊपर चल जाएगी नहीं चल जाएगी बोल कितना आ जाएगा 10 ठीक अपॉन 753 इंटू कितना 1.70 पॉइंट हटा दे भाई एक और लगा दे 17 कट कर ले कट जाएगा 17 से वाला पोर्शन ठीक है हाँ कट जाएगा कितना आएगा T2 माइनस 27 ये आंसर एक 1000 के अप्रोक्स आएगा नहीं हाँ लूँगा ना ये आंसर कट पिट के 1000 के अप्रोक्स आएगा क्या भाई हाँ ठीक है 1000 के अप्रोक्स आएगा 127 के इधर लेके आएगा आंसर लगभग 1027 कुछ ऐसा करके आएगा देख कितना आ रहा है 841 सोल्व कर लेना कैलकुलेशन 847 800 आएगा तो फिर ठीक 820 ठीक है 820 के आसपास कट जाएगा 820 काटा पीटी कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सिंपल चीज़ है तो बेसिक क्वेश्चन है आराम से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई रॉकेट साइंस लगानी पड़ी सीधा फॉर्मूला है। जैसे अगला क्वेश्चन है ये अगर मैं तुमसे कहूँ इसे करना है तो कर दोगे भाई साहब क्वेश्चन पढ़ो। हाँ भाई द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट समझते हो क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसने कहा कितना है रे 5 हम सुन लो इधर सुन लो इसने क्वेश्चन नंबर 3.4 में एग्जाम्पल नंबर 3.4 में क्या कह रहा है मिटा दूं क्या मैं एग्जाम्पल नंबर 3.4 में इसने कहा है कि भाई जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना आइस पॉइंट उस पर रेजिस्टेंस है वो कितना है भाई वो है 5 ओम। अच्छा भाई और फिर कह रहा है ये कि भाई स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आ रहा है ठीक है मतलब ये R1 हो गया ये R2 हो गया कितना हो गया 5.23 यही कह रहा है। अच्छा भाई और उसके बाद इसने कहा कि थर्मामीटर को इंस्टेंट इन होगा ठीक है इतना टेम्परेचर अगर इतना रेजिस्टेंस हो कोई रेजिस्टेंस ने दिया है 5.795 ओम के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा भाई मेरी बात सुन सिंपल बात बताता क्या नहीं पता अल्फा क्या चाहिए अल्फा चाहिए देख ध्यान से देख इनिशियल रेजिस्टेंस मान लूँ इसको फाइनल मान लेंगे ना इसका टेम्परेचर पता है 0 डिग्री T1 पता है T2 निकालना है लेकिन क्या नहीं पता अल्फा कहाँ से निकलेगा इन दोनों से सब पता है अल्फा ही तो नहीं पता करके देख बोल कितना
R2 माइनस R1 कर ले या R1 लिख, चलो R2 माइनस R1 सीधा रखता हूँ मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करूँ डायरेक्ट ही, बोल R2 माइनस R1 यानी कि मतलब 5.23 माइनस 5 इक्वल टू कितना, अल्फा निकालना है, नहीं पता, बोल कितना, R1 कितना रे 5 इंटू कितना डेल्टा टी, T2 माइनस T1 100 माइनस 0 100 ही रहेगा। बोल क्या निकल के आएगा, अल्फा कितना है 23.23 अपॉन कितना 500, यही आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ अच्छा ठीक है यही है, अब कोई दिक्कत, सोल्व कर लेगा सोल्व, क्या जाएगा यहाँ से अल्फा, अब क्या निकालना है T2, क्या निकालना है T2, बोल T2 कैसे निकलेगा फटाफट बता मुझे, बोल के बता, डायरेक्ट निकाल सकता है यार तू, सीधा फॉर्मूला लगा तू, टेंशन मत लिया अगर फालतू की, बोल क्या लिखेगा T2 माइनस T1, सुनना T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा, मुझे लगा नहीं तुझे आया, मैंने क्या किया, कर लिया, ऐसा नहीं लगा बहुत रफ्तार हो गई, उसी फॉर्मूले से लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया, हाँ उसको बच्चे इधर रख लिया, बोल क्लियर है। R2 की वैल्यू तुझे पता है, उसने दिया है कितना है 5.75, R1 की वैल्यू तुझे पता है 5, कितना आया बोल 0.795 अपॉन कितना 5 इंटू कितना 0.23 अपॉन कितना 500, कैंसिल, कितना आया 100, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, बोल कितना आएगा 79.5 अपॉन कितना 23 अपॉन 23, ये जीरो जाने वाला है यार, T1 तो जीरो ही था, तो डायरेक्ट ही T2 निकलने वाला है, टेंशन काय को ले रहा तू, बोल कर लेगा सोल्व, आंसर आ जाएगा, खत्म। ये 0.23 है भैया ना, 0.23 क्या हुआ सर ये आ जाएगा 3.4, नहीं देख पागल है क्या 3. अरे 0.23 है, 0.23 है, हाँ 345 पॉइंट कुछ करके आएगा, हाँ है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने अभी क्या किया, 2 एग्जांपल किए बेसिक से, है ना, गधेड़े से, और एग्जांपल है ऐसे है ना, बुक में मिलेंगे, पीछे मिल जाएंगे, कहीं को दिक्कत ले रहा है, एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, तो खूब करना, देखो रोका किसने, कहाँ मिलेंगे इसके एग्जाम्पल, पीछे एक्सरसाइज में आ जाओ, 27 एक्सरसाइज में करने तुम्हें ना, एक्सरसाइज में तुम पहले से ही स्टार्ट कर दो 3.1 से ही, ठीक है, और तुम्हें करने हैं कहाँ तक, यहाँ तक मिल जाएंगे तुमको हीट वाले, ये ना इस तक 3.8 तक, 3.8 तक, हाँ कितने से हैं यार, 8 ही तो हैं, हाँ गलती जैसे पहला देख, द स्ट्रॉन्ग बैटरी का 12 वोल्ट इंटरनल, ये तुमसे नहीं होगा, इसे छोड़ देना, पहला वाला नहीं होगा, बैटरी अभी नहीं पढ़ाई, बैटरी पढ़ाएंगे, मस्त चीज़, बैटरी आराम से लेंगे, 2 दिन पढ़ाएंगे बैटरी को, शानदार चीज़ है बैटरी। सेकंड में नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल नहीं हुआ भाई, मान लेंगे तेरी बात, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे। थर्ड वाला भी नहीं हुआ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी तुम्हें नहीं पढ़ाया गया है। फोर्थ भी नहीं होगा, सीधा से स्टार्ट करो, 5th 6 7 8 4 क्वेश्चन है, कर लोगे? यस सर। ठीक है, तुम्हें भी करना है भाई, घर बैठे हो ना बेटा, करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। ठीक है।